बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में हम कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिहार बीएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का मैंने आपको कवर करा दिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 से रिलेटेड इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, एक बार सभी लोग फिर से जान लीजिए कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। कल वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था और एक बार फिर से इस सेशन में भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 प्रश्न और जो आपका जनरल स्टडीज़ है, जनरल अवेयरनेस है, सामान्य अध्ययन है, उसके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आपका टीचिंग लर्निंग जो एप्टीट्यूड है, जिसको कि बोला जाता है विद्यालयों में शिक्षण अधिगम एवं पर्यावरण, उससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाता है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 15 15 30 30 और यहाँ पर देखिए 25 25 50 80 हो गया और ये 40 120 प्रश्न और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि 120 प्रश्न, तो टोटल 120 मार्क्स हो गए। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो देखिए, हम लोग जो सामान्य जानकारी यानी कि जो आपका जनरल अवेयरनेस है, जीके जीएस वाला पोर्शन है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, यहाँ पर 56 से लेकर के यहाँ पर 95 तक में ये आपका 40 प्रश्न है जीके जीएस के। चलिए, ये प्रश्न पढ़िएगा कि अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया। ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंग्रेजी में इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है। और देखिए, इसकी स्थापना जो है यूएसए के न्यू हैम्पशायर, कहाँ पर, यूएसए यानी कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में यूनाइटेड नेशंस के यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसी में किया गया था 1944 में। तो आप याद रखिएगा, इसका स्थापना कब हुआ था, 1944 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। क्लियर। और अभी भी अगर हम वर्तमान की भी बात करते हैं, यहाँ पर तो 2019 पूछा है ना, बट अभी भी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, आज के भी संदर्भ में अगर पूछा जाएगा तो यही नाम आपको याद रखना है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ये प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न आ गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार मिला। और 2025 वाला पेपर जो है, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। बहुत हार्ड जीके जीएस नहीं पूछा जाता है। अगर आपका जीके जीएस ठीक है ना, तो आप 40 में से 38 भी बना सकते हैं। नहीं तो आप अगर मेहनत करके पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप 35 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नरेंद्र मोदी जी को जो है ना ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपका स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स, जो बिल गेट्स हैं, बिल और मेलिंडा इनकी पत्नी हुआ करती थी, बिल और मेलिंडा गेट्स का जो फाउंडेशन है ना, इन्हीं की ओर से ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2019 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया गया था। ठीक है ना, स्वच्छ भारत अभियान के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण किला बताएंगे, स्वर्ण किला के नाम से। तो फ्रेंड्स देखिए, स्वर्ण किला के नाम से किसको जाना जाता है,
तो स्वर्ण किला या कभी कोई इस तरह से सोनार किला भी पूछ देता है, सोनार किला, दोनों याद रखिएगा, या तो स्वर्ण किला पूछेगा या फिर ये सोनार किला पूछेगा। ठीक है, तो ये जैसलमेर किला को, जो जैसलमेर फोर्ट है ना, उसी को स्वर्ण किला या सोनार किला के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर किला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1156 में जो है वहाँ के राजा रावल जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। जैसल भाटी, रावल जैसल भाटी, महाराज रावल जैसल भाटी, नाम याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये होगा स्वर्ण किला या सोनार किला। एक इसी तरह से पूछा जाता है कि किस किले को स्वर्णगिरी या सोनगिर किले के नाम से जाना जाता है। इस तरह से स्वर्णगिरी, ठीक है ना, या सोनगिर किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जाना जाता है जालौर का किला, ये जालौर का किला, जालौर, ठीक है ना, जालौर का किला, ये भी राजस्थान में ही पड़ता है, जालौर का किला, इसको स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और ये जैसलमेर का जो किला है इसको स्वर्ण किला या सोनार किला के नाम से जाना जाता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब पर। चलिए उसके बाद देखिएगा भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, यानी कि किस वर्ष पारित हुआ था, आप कह सकते हैं। देखिए 4-5 में जो है अधिनियम बता रहा हूँ, वहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से अगर पूछे जाएंगे ना तो इतना ही में से पूछा जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए जैव विविधता अधिनियम। तो जैव विविधता अधिनियम जो है ना, ये 2002 में बनाया गया था और इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण करना है, 2002 में। ठीक है, ये हो गया आपका जैव विविधता अधिनियम। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण, यहाँ मैं लिख देता हूँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, उतना जगह यहाँ पर नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था 1986 में। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब, 2002 में। अच्छा, एक वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण हो गया, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो वन संरक्षण 1980 में। अच्छा, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, और एक जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है, जल प्रदूषण वाला, याद रखिएगा, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, तो ये 1974 में। एक बार मैं और रिकॉल कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जैव विविधता अधिनियम 2002 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन संरक्षण 1980 में, वन्य जीव संरक्षण 1972 में। उसके बाद देखिए जल वाला, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में। इतना सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद है 1973 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब पेट्रोल में TEL यानी कि टेट्रा इथाइल लेड, इसको बोला जाता है टेट्रा इथाइल लेड, मिलाया जाता है तो क्या होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए जब पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड को मिलाया जाता है तो यह पेट्रोल के एंटी नॉकिंग सिस्टम के रूप में जो है, मतलब एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ा देता है ये। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लेड मिश्रित पेट्रोल जलने पर वायुमंडल में लेड यौगिक एक प्रदूषक के रूप में छोड़ते हैं, जो अनेक जो सांस संबंधी बीमारियाँ हैं इसके कारण बनता है। तो ये सब कारण यही बनता है, लेड है ना, यही जो है प्रदूषण का कारण है मेन। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है, अग्निशामक में। ठीक है ना, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ये रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कभी कभी आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखेगा और कभी कभी ये फॉर्मूला लिख देता है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा और इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना, याद रखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए सुपरसोनिक विमान सप्ताप मंडल में जो है निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं। सुपरसोनिक जो विमान है ये समताप मंडल में, तो ये SO2 गैस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए SO2 गैस हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है, यानी कि जब इसको हाइड्रेटेड किया जाता है, पानी मिलाया जाता है, तो इसका रंग कैसा होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका रंग बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में,
निर्जल यानी कि उसमें पानी नहीं है, जब पानी मिला दिया जाता है तो उसका रंग जो है नीला हो जाता है। हाइड्रेटेड इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पानी मिलाने की बात कर दिया है, कभी पूछ दिया जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हमेशा नीला होता है ना। हाइड्रेटेड मतलब पानी मिला दिया गया, तो ये नीला आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आहार में यानी कि आपके भोजन में नमक का मुख्य उपयोग क्या है। नमक का NaCl जो हम खाने वाले नमक का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड इसको बोला जाता है ना। यही पूछ रहा है कि इसका मुख्य उपयोग क्या है। तो यह मानव शरीर में पाचक अम्ल HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निर्माण करता है और पाचन में सहायता करता है। यहाँ पर देखिए पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का उत्पादन करता है, जो पाचन में सहायक होता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रीन मोल्ड, तो ग्रीन मोल्ड के नाम से जो है पेनिसिलियम कवक को जाना जाता है, ठीक है ना, पेनिसिलियम कवक को। और ग्रीन मोल्ड का वैज्ञानिक नाम है पेनिसिलियम डिजिटेटम। पेनिसिलियम यहाँ मैं लिख देता हूँ, पेनिसिलियम तो यहाँ पर लिखा गया है, पेनिसिलियम इसका रासायनिक नाम मतलब मैं बता दे रहा हूँ, क्या मैंने बताया है इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पेनिसिलियम डिजिटेटम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा पेनिसिलियम। चलिए उसके बाद देखिएगा कि MDT यहाँ मैं लिखते हैं, MDT का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। MDT तो ये एक प्रकार का मेडिसिन है, दवा है MDT दवा का उपयोग जो है कुष्ठ रोग में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुष्ठ रोग दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा BCG का टीका पूछा जाता है, BCG का टीका जो है किस रोग में दिया जाता है, तो क्षय रोग में BCG का टीका दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। डिफ्थीरिया रोग जो है ये पूछा गया है यहाँ पर। पोलियो रोग है, पोलियो रोग में आपको पता है ना, पोलियो जो है वायरस से होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना, वायरस से होने वाला बीमारी है ये। क्षय रोग है, ये BCG का टीका दिया जाता है। देखिए कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। ब्लैक फुट रोग तो ये होता है आपका जो पीने वाला पानी है उसमें आर्सेनिक के जो आपका विषाक्तन होगा ना, जो पॉइजन, आर्सेनिक नामक एक पॉइजनस मटेरियल है जिसके कारण होता है। यहाँ पर आप देखिए आर्सेनिक के कारण होता है ये, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के विषाक्तन के कारण ये हमारा पानी में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है। खगोलीय दूरी की इकाई तो आपको भी पता है, खगोलीय दूरी की इकाई जो है ये प्रकाश वर्ष है ना। प्रकाश वर्ष अंग्रेजी में लाइट ईयर बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये आपका होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। और कभी कभी क्या पूछता है किलोमीटर में, तो यहाँ से आप किलोमीटर में बदलिएगा तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा ये, है ना, ध्यान रखिएगा, दोनों यूनिट में आप याद रख लीजिए प्रकाश वर्ष। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत ऋणात्मकता का माप है। विद्युत ऋणात्मकता तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता का माप तत्वों के गैर धात्विक गुणों को दर्शाता है। तो ये गैर धात्विक गुण को दर्शाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में जो आपका साधारण सूक्ष्मदर्शी है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्मदर्शी जो होता है वस्तु को आवर्धित यानी कि बड़ा दिखाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर आप उत्तल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। मतलब उन्मूलन मतलब शरीर से निकलता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन। तो फ्रेंड्स ये जो होता है आपका उत्सर्जन क्रिया के द्वारा होता है। ये सब उत्सर्जन प्रणाली जो है हमारे शरीर में इसी के अंतर्गत आते हैं। और वृक्क जो है हमारा ये सब काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उत्सर्जन के द्वारा, ध्यान रखिए उत्सर्जन के द्वारा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। किडनी मानव शरीर का, मैंने वृक्क बोला है, अंग्रेजी में किडनी बोला जाता है। ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ ईमानदारी से आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर सेशन के एंड में बताइएगा, है ना, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, कितना नंबर आप ला सकते हैं। देखिए कौन सा ग्रह मीथेन के छलों से घिरा हुआ है। मीथेन के छलों से, तो फ्रेंड्स ये वरुण है, वरुण, ठीक है ना, नेपच्यून बोला जाता है, नेपच्यून राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए नेपच्यून हो जाएगा, वरुण बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रेनाइट, ग्रेबो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट ये सब किस चट्टान के उदाहरण हैं? तो ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है ना, आग्नेय चट्टान। और इसका निर्माण जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं लावा से होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब मैग्मा ठंडा होकर के ठोस बन जाता है तो वही आग्नेय चट्टान कहलाता है। तो आग्नेय चट्टान, और कभी कभी दे देगा इस तरह से कि इसमें से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, और इसमें से एक नाम दे देगा, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 भाग पर। तो फ्रेंड्स ये कौन सा महासागर है? ये प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा है और सबसे गहरा महासागर है। कल ही वाले सेशन में ये प्रश्न पूछा गया था, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 आप देखिएगा, उसमें पूछा गया है। ठीक है, और पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त जो है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त इसी महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? सभी के लिए बताइए। तो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित जो है ना, ये अनुच्छेद 45 है। ठीक है, देखिए 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। ठीक है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क, आपको याद होगा। ठीक है ना, मौलिक अधिकार है ये 21 क। ठीक है, अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार बना दिया गया। और संशोधन जो निदेशक तत्वों में जो है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये आ जाएगा 45। आपको पता है 36 से 51 तक में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो वहीं कह रहा है कि ये जो आपका 45वां जो आपका 45 अनुच्छेद जो है, ये नीति निदेशक तत्व से इससे अपेक्षा की गई कि वह सभी बच्चों को 6 से 14, मतलब दोनों याद रखना है आपको, 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। एक तो 21 का हो जाएगा, ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना ये गार्जियन की जो है एक तरह का जिम्मेवारी है। और एक अनुच्छेद 45 भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, नीति निदेशक तत्व में यह आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला प्रश्न कर लेंगे कि निर्णय लेने का दायरा क्या है? निर्णय लेने का दायरा क्या है? तो निर्णय लेने का दायरा इसमें से प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रबंधन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्णय जो है लेना शामिल होता है। और सबसे पहले क्या होता है, योजनाकारों को विकल्पों की एक श्रृंखला में से एक योजना का चयन करना होता है। उसके बाद देखिए, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं? ऐसा तो नहीं है। सचिन तेंदुलकर का लड़का तो उतना अच्छा बल्लेबाज तो है नहीं, है ना, नहीं उतना अच्छा गेंदबाज है, आप देख भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो वहीं बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप बुद्धिमान होते हैं मगर उनकी तुलना में उनके बच्चे कम बुद्धिमान पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो कारण है ना कि जिस तरह से वातावरण है वहाँ जिस तरह से बच्चे पलते हैं, उनका पालन पोषण होता है, उसी का ये सब परिणाम उन पर हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अच्छे माहौल में बच्चों को रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा जो है ये मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से देखिए नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो मतलब बताइए इसमें से कौन सा जो है जोड़ा दिया गया तो सबसे पहले जोड़ा गया था? तो सबसे पहले आपको याद है कि नदी जोड़ो जो परियोजना है इसके तहत आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों को औपचारिक रूप से जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। देखिए किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है? किसका ज्ञान? तो शिक्षा का ज्ञान। तो यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा। ठीक है ना, शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए तरल धातु कौन सा है, मतलब तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एकमात्र ऐसा धातु है, एकमात्र ऐसा मेटल है जो तरल अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ये पारा है। ठीक है ना, क्या है ये? पारा है, याद रखिएगा। और ब्रोमीन भी पाया जाता है लिक्विड अवस्था में, बट ये ब्रोमीन जो होता है ना ये अधातु होता है, ये नॉन मेटल है। यहाँ पर देखिए धातु दिया गया, धातु पारा, ठीक है ना, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है ना, नहीं पूछा गया है। तो देखिए लाल, उसके बाद पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग है। ठीक है ना, हरा नहीं है इसमें से, तो हरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, हरा प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, नीला, पीला याद रखिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर में सैनिक कहलाती हैं? सैनिक, बताइए कौन सी रक्त कोशिकाएं सैनिक सैनिक कहलाती हैं? तो सैनिक कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी को हिंदी में इसको बोला जाता है श्वेत रक्त कणिका, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस अंग्रेजी में बोला जाता है। और इसका एक और नाम है, वो आपको याद रखना है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको यह है, यहाँ पर देखिए ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में ल्यूकोसाइट्स दे देगा। डब्ल्यूबीसी को इसलिए सैनिक बोला जाता है क्योंकि यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये। चलिए, तो यहाँ पर आपका डब्ल्यूबीसी। उसके बाद देखिए यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो जब त्रिज्या कम हो जाएगा तो रक्तचाप निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बढ़ेगा, ठीक है ना। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है ये आप मुझे बताइए। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप बताइए, जल्दी से बता दीजिए, मैं रुका हुआ हूँ। कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्वस्थ मनुष्य का देखिए 120/80 mmHg होता है, ठीक है ना, स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर मापा जाता है जिस यंत्र से, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं? इतिहासकार जो हैं विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसको मानते हैं? तो सबसे प्राचीन भाग मानते हैं विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग जो है उसी को, विंध्य पर्वत के दक्षिणी भाग को, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पल्लवों की राजधानी जो है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लव राजवंश आपने पढ़ा होगा, पल्लव वंश की स्थापना दक्षिण भारत में। देखिए पल्लव राजवंश की बात करते हैं तो देखिए पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। किसने? सिंह विष्णु पल्लव राजवंश का संस्थापक था। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो कांचीपुरम, याद रखिएगा, कांचीपुरम जो है ये पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और इनकी राजभाषा संस्कृत थी, संस्कृत, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि समान दाब से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अब देखिए समान दाब तो समान दाब से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखा यानी कि आइसोबार अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, ठीक है। और समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा, और आजकल समोच्च ना पूछ करके कंटूर्स रेखा पूछा जाता है, तो ये कंटूर्स लाइन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा हिंदी में, और अंग्रेजी में कंटूर्स लाइन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए, फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 1993 में हुआ था, ठीक है ना। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था, दोनों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। श्वेत क्रांति का संबंध है तो निश्चित रूप से श्वेत क्रांति आपको याद होगा, जिसको कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति है, ठीक है, आपको याद होगा हरित क्रांति, ठीक है। चलिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से मछली उत्पादन से है, ये सब आपने पढ़ा भी होगा। भारत में देखिए स्थानीय सरकार की स्थापना का प्रारंभ किसने किया था, ये पूछा गया है। तो स्थानीय सरकार यानी कि स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया था। तो यहाँ पर देखिएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय जो आपका स्वशासन है उसका जनक माना जाता है, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन, आपको याद होगा लॉर्ड रिपन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था, चंदेल वंश के, ठीक है ना। और ये खजुराहो का मंदिर ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी ये शामिल किया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये सब है। उसके बाद देखिए अकार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए माइक्रो पोषक तत्व कौन से हैं?
तो देखिए पौधे में अकार्बनिक निषेचन द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसको कि हम लोग NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है ना, ये जो है मैक्रो जो आपके पोषक तत्व हैं उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। चलिए, पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग कौन सा है? तो आप मैप पर देखेंगे, मानचित्र पर, ठीक है ना, तो पहाड़, पठार, इन सब के लिए जो है भूरा रंग है। जल निकाय जो है, जल निकाय को नीला रंग में, ठीक है ना, और हरा रंग जो है मैदानी इलाका है, घास के मैदान है, वन है, इन सबको हरा रंग दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये सब भी आप ध्यान रख लीजिएगा जो मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद देखिए बोलोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? बोलोमीटर का उपयोग, तो देखिए बोलोमीटर का उपयोग जो है ना, ये आपका जो उष्मीय विकिरण है, तापमान मापन में किया जाता है बोलोमीटर का उपयोग। उसके बाद देखिए एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है ये रैखिक संवेग संरक्षण के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, क्या हो रहा है? ऊपर जा रही है, तो वस्तु का आभासी वजन क्या होगा? कोई लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का आभासी भार वजन वास्तविक वजन से अधिक हो जाता है, वास्तविक वजन से अधिक हो जाता है, ठीक है, वास्तविक वजन से अधिक हो जाता है। और जब नीचे आता है तो वस्तु का आभासी वजन वास्तविक वजन से कम हो जाता है, जब नीचे आएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 95 प्रश्न है, आपने कितना सही बनाया है स्कोर कमेंट करके बताइए। प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए।